Morning, students. Today we will continue the poem Ode to the West Wind. Third stanza of this poem. P.V. Shelley wrote this poem in 1819. Ode to the West Wind is an ode. Earlier in the first two stanzas, we have studied that ode, the effect of ode on the land, and in the second stanza, the effect of the ode in the air. And now, in this stanza, we will study the effect of ode to the west wind on the sea. हमने फर्स्ट दो स्टेंजा जो पढ़े उनमें वेस्ट विंड का प्रभाव जमीन पे क्या पड़ता है, वेस्ट विंड का प्रभाव आसमान में क्या पड़ता है, प्रभाव सागर पे क्या पड़ता है, ये अब हम इस स्टेंजा में पढ़ेंगे. In the third stanza, the poet shows the effect of the west wind on water, or we can say on the sea. पानी पे या समुद्र पे वेस्ट विंड का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम इस स्टेंजा में पढ़ेंगे. It awakens the blue Mediterranean from the sleep. जब वेस्ट विंड चलती है तो ब्लू मेडिटेरियन को नींद से जगा देती है. द पोइट यूजेस वेरियस पर्सोनिफिकेशंस इन दिस स्टेंजा. ब्लू मेडिटेरियन सागर को उसने सोया हुआ बताया है और उसको नींद से जगा देती है वेस्ट विंड. इन हिज स्लीप मेडिटेरियन ड्रीम्स अबाउट द ओल्ड पैलेसेस ऑफ इट्स शोर. जब सोया रहता है भूमध्य सागर तो वह नींद में उसके तट पे स्थित महलों को, इनके बारे में सपना देखता रहता है. इट सेट द लीव्स व्हेन इट पासेस थ्रू द फॉरेस्ट एंड अटलांटिक ओशियन क्लीव देम इनटू चेस्म. जब वेस्ट विंड अटलांटिक ओशियन से गुजरती है तो अटलांटिक ओशियन अपने आप को दो भागों में बांट देता है. जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वह दो भागों में बढ़ जाता है, उसी तरह से जब हवा पानी में से गुजरती है तो वो दो भागों में बढ़ जाती है. इसी इमेज को पी.वी. शैली ने किस तरह से हमें बताया है, यह हम इस थर्ड स्टेंजा में देखेंगे. इसमें अटलांटिक ओशियन को वेस्ट विंड के पावर के बारे में बताया है. वेस्ट विंड से डरता है वो और अपने आप को दो भागों में बांट देता है और वेस्ट विंड से कहता है कि निकल जाओ, रास्ता बना देता है उसके लिए. इस चीज़ को, इस इमेजरी को कवि ने किस तरह से प्रेजेंट किया है, यह हम इस स्टेंजा में देखेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. वेस्ट विंड के इफेक्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं इस स्टेंजा को एक बार पढ़ के बताता हूँ. Thou who did awaken from his summer dreams the blue Mediterranean, where he lulled by the coil of his crystal rim, beside her pumic hazel in Bays Bay, and saw in sleep all the palaces and towers, curing within the waves intense a day, all overgrown with azure moss and flower. So sweet the intent, so sweet the saints faint picturing them, thou, from whose path the Atlantic level powers cleave themselves into chasm, while far below the sea bloom, and osier woods, which wear the shapeless foliage of the ocean, know thy voice, and suddenly grow grey with fear and tremble with despair themselves, O hear.
कवि ने बहुत ही खूबसूरत इमेजरी के माध्यम से हमें समझाया है। दाओ, तुम, thou who did waken from his summer dreams. The poet addresses the west wind, thou, तुम, हे वेस्ट विंड, तुम, who did awaken, जो जगा देती हो, from his summer dreams, the blue Mediterranean, समर ड्रीम्स, गर्मी में स्वप्न देखते हुए ब्लू मेडिटेरियन, भूमध्य सागर को। हे वेस्ट विंड, तुम तो वो हो जो भूमध्य सागर को जगा देती हो। कहाँ से? फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, समर ड्रीम्स से। इससे पहले समर का मौसम होता है और उस समर ड्रीम से, समर में द पोइट यूजेस पर्सनिफिकेशन, कवि ने यहाँ पे मानवीकरण किया है। कवि ने हमें बताया है, पी.बी. शैली हमें यहाँ पे बता रहा है कि हे पश्चिमी हवा, हे वेस्ट विंड, दाओ, तुम, दाओ इज ओल्ड इंग्लिश फॉर यू, हु did awaken, waken from his summer dreams, the blue Mediterranean, तुम तो वो हो जो गर्मी में स्वप्न देखते हुए भूमध्य सागर को जगा देती हो। वेरी लल, भूमध्य सागर क्यों सो गया था? Where he lull by the coil of his crystalline streams, coil, कलकल की आवाज, of his crystalline stream, उसकी पवित्र जलधाराओं की, streams जलधाराएं, उनके द्वारा ले लल by the coil of crystalline stream। एलिट्रेशन देखिए, कवि ने किस तरह से अनुप्रास अलंकार के द्वारा इतने अच्छे शब्दों में समझाया। वेरी लल, वेर ही ले लल बाय द कोयल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, जहां पर वह पवित्र जलधाराओं की कलकल की आवाज के द्वारा लल सुला दिया गया था। भूमध्य सागर को नींद क्यों आ गई थी? पवित्र जलधाराओं की कलकल की आवाज के द्वारा। बिसाइड अ प्यूमिक आइजल इन बेस बे, उसके बगल में, बिसाइड, बगल में, भूमध्य सागर के बगल में, प्यूमिक आइजल पर, प्यूमिक आइसलैंड पे, इन बेस बे, नेपल्स की खाड़ी में, नेपल्स की खाड़ी में, प्यूमिक आइजल पे, प्यूमिक आइसलैंड पे, उसके बगल में जो पवित्र जलधाराएं हैं, उनकी जो कलकल की आवाज है, उसके द्वारा उसको सुला दिया गया था। We know that many streams, many rivers meet in the sea. समुद्र में बहुत सारी जलधाराएं मिलती है, बहुत सारी नदियां मिलती है, और उन नदियों की जो कलकल की आवाज़ है, उसके द्वारा ब्लू मेडिटेरियन को सुला दिया गया है। कवि ने यहाँ पे मानवीकरण अलंकार के द्वारा कितने अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। और सोते हुए वो क्या देखता है? सोते हुए, एंड सा इन स्लीप, सोते हुए देखो वो क्या देखता है। सा इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स स्क्यूरिंग विद द वेव्स इन टेंस अ डे। शा इन स्लीप, नींद में वो देखता है। जब वो मध्य सागर सोया, उसने स्वप्न देखा तो क्या देखा? ओल्ड पैलेसेस एंड टावर, पुराने महल, पुराने टावर्स, चर्च के, क्यूरिंग विद इन द वेव्स इन टेंस अ डे, जो कांप रहे हैं, क्यूरिंग, कांप रहे हैं, विद वेव्स इन टेंस अ डे, उन लहरों की तीव्र
उन लहरों की तीव्रता के कारण, इंटेंसर डे, चमकीले दिन में, इंटेंसर डे चमकीला दिन, चमकीले दिन में जो लहरें चल रही है उन लहरों की वजह से पानी हिल रहा है और उसमें वो कांप रहे हैं और इसी वजह से वो पैलेसेज और वो टावर वो भी हिलते हुए से नजर आ रहे हैं। एंड सो इन स्लीप, नींद में भूमध्य सागर क्या देखता है? ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स। इन ड्रीम द ब्लू मेडिटेरियन सी sees the palaces and towers which are curing, which are waving in the bright day in the pumic isle। उस चमकीले दिन में पुराने महल और टावर, उनकी परछाई उस पानी के बीच में झिलमिला रही है। All overgrown with azure moss and flowers so sweet the saints faint picturing them। और इसके बाद देखिए फिर से कवि ने समुद्र के बीच में उगी हुई उस काय का वर्णन किस तरह से किया है। ऑल ओवरग्रोन, सारी ही वनस्पति, ओवरग्रोन विद अज्योर, अज्योर आसमानी रंग की, मॉस काय, अज्योर आसमानी रंग, मॉस एंड फ्लावर्स सो स्वीट जो बड़े मधुर है। द ब्यूटिफुल सीनरी, ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ द सी मॉस एंड फ्लावर्स, ऑल ओवरग्रोन, ओवरग्रोन उगे हुए, विद अज्योर मॉस एंड फ्लावर्स आसमानी रंग की काई एंड फूल, फ्लावर्स सो स्वीट बहुत ही खूबसूरत है। द सेंस पेंट पिक्चरिंग देम, और जब उस इंटेंस डे में हम उनको देखते हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं। द सेंस फेंट्स, हमारी जो सेंस है, हमारी जो इंद्रियां हैं, फेंट्स वो फेंट होने लग जाती है, बेहोश होने लग जाती है। पिक्चरिंग देम व्हेन वी सी सच पिक्चर्स, जब हम इस तरह की पिक्चर्स देखते हैं, आसमानी रंग की जो काई जो पानी में हैं, उनको हम तेज धूप वाले दिन में जब देखते हैं तो हमें चक्कर आने लगते हैं। For whose path the Atlantic level powers cleave themselves into chasm। आगे वेस्ट विंड का इफेक्ट देखिए, पहले ब्लू मेडिटेरियन पे, अब अटलांटिक ओशियन पे देखिए। फॉर whose path the Atlantic level powers, हे वेस्ट विंड, ये जो अटलांटिक महासागर है वो जानता है, हुज जिसके लिए, वेस्ट विंड के लिए, फॉर हुज जिसके लिए, किसके लिए, अटलांटिक ओशियन जो है किसके लिए, वेस्ट विंड के लिए, फॉर हुज वेस्ट विंड के लिए पथ रास्ता छोड़ देता है। लेवल पावर्स, वो तुम्हारे पावर के लेवल को जानता है। द अटलांटिक ओशियन नोज द पावर, नोज दाई स्ट्रेंथ, नोज दाई माइट, वो तुम्हारी शक्ति को जानता है। क्लीव देमसेल्व इनटू चेस्म, और वो अपने आप को चेस्म में बदल देता है। चेस्म दरार, क्लीव चीर देता है, वो अपने आप को चीर देता है, किसमें, एक दरार के रूप में। क्लीव चीर देता है, देमसेल्व अपने आप को, इनटू चेस्म अपने आप को एक दरार के रूप में बदल देता है, चीर देता है, ताकि तुम आसानी से निकल सको। वाइल फार बिलो, जबकि नीचे वाली वनस्पति, जो समुद्र में नीचे वनस्पति है वो, वाइल फार बिलो, जबकि नीचे वाली वनस्पति जो समुद्र की वनस्पति है वो। द सी ब्लूम, जो समुद्र में खिलती है, सी ब्लूम जो खिलती है, ब्लूम डेवलप, खिलती है। द सी ब्लूम जो समुद्र में खिलती है, एंड ओजी वुड्स, और भी अनेक प्रकार के वुड्स, ऊजी वुड्स, दूसरी काय वगैरह। विच वियर द शेपलेस फॉइलेज, विच वियर जो धारण करती है, शेपलेस फॉइलेज आकार विहीन पत्तियां, फॉइलेज ऑफ द ओशियन सागर में, शेपलेस फॉइलेज जो उस सागर में उत्पन्न होती है, पत्तियां
शेपलेस फॉइलेज, परतदार फॉइलेज वनस्पति ऑफ द ओशियन, उस सागर की। नो दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज को अच्छी तरह से जानती है। नो दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज को जानती है। एंड सडनली ग्रो ग्रे, और वे काली पड़ जाती है जब उनको पता चलता है कि वेस्ट विंड आ रही है। तो वनस्पति जगत जो कि सागर में उत्पन्न होते हैं, दे आर वेरी फैमिलियर टू योर वॉइस, वो तुम्हारी आवाज से अच्छी तरह से परिचित हैं और वे जानती है कि तुम आ रही हो। ग्रो ग्रे विथ फियर, डर के मारे वो पीली पड़ जाती है। एंड ट्रेम्बल, कांपने लगती है। डेस्पॉइल देमसेल्व, अपने पत्तों को गिरा देती है। डेस्पॉइल, शैड, देमसेल्व, अपने आप को। ओ हियर, हे वेस्ट विंड, सुनो, तुम इतनी पावरफुल हो, तुम इतनी पावरफुल हो। ओ हियर, हे सुनो। हे वेस्ट विंड, जब तुम अटलांटिक ओशियन से गुजरती हो तो अटलांटिक ओशियन में उगी हुई वनस्पति तुम्हारे पावर को जानती है और वे अपने आप को पत्तों से विहीन कर देती है। इस तरह का तुम्हारा पावर है। पोइट यूजेस वेरियस पर्सनिफिकेशंस इन दिस स्टेंजा। कवि ने कई तरह के स्टेंजा, कई तरह के पर्सनिफिकेशन इसमें काम में लिए हैं। पर्सनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य की जैसे एक्टिविटीज करते हुए बताया गया है। जैसे सागर, ब्लू मेडिटेरियन, उसको सोया हुआ दिखाया गया है। अटलांटिक ओशियन डर जाता है, उसको डरा हुआ सा दिखाया गया है, रास्ता छोड़ देता है। इस तरह से यहाँ पर कवि ने बहुत सारे मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन यूज। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको 2 दिन बाद मिलेगा। वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।